कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ टच है, कुछ ना कोई लिंक है, किसी न किसी बेनिफिट के लिए, किसी न किसी मामलात के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कोई लेन देन है, तभी वो उस मामले में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो दूसरी बात कर रही हैं वो गुर्बत की बात कर रही हैं। मैं नहीं, गुर्बत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइना इज गिविंग पाकिस्तान दिस टू ट्रैक इंडियन सैटेलाइट्स, आर इंडियन सैटेलाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक बेहतर इकोनॉमी, एक ज़्यादा उज्जवल भविष्य। मगर वैसे अगर हम बात करें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन का। हमारी आज के समय खुद की इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं जो लगातार अंतरिक्ष से मैप्स क्रिएट कर रही हैं कि आराम से हम लोग पाकिस्तान का 87 से लेकर 95% एरिया मैप कर सकते हैं। मतलब कि कल को अगर मान लो पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ मूवमेंट करती है, कुछ आर्टिलरी मूव करती है, टैंक्स मूव करती है, बहुत ही जल्द हमको इसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थैंक्स टू आवर सैटेलाइट्स। नाउ अब ये जो भारत की ताकत है ना, इसी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से एक रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट ये थी कि चाइना ये जो बहुत ही बड़ा रेडार है इनका, ये थमा दे पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान इस रेडार से भारत की जो सैटेलाइट्स है इनको काउंटर कर पाए। यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल मिलेगा कि पाकिस्तान ने चाइना का रेडार यूज करना स्टार्ट कर दिया है टू काउंटर इंडियाज आइज इन द स्काईज। और इस रेडार का नाम है SLC-18। हालांकि मैं ये बात ऐड कर दूं कि ये रेडार पाकिस्तान को परमानेंटली मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर चाइना से इनकी बातचीत हो रही है। मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से चाइना ये रेडार थमा देगा पाकिस्तान को। और ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली चाइना का प्लान ये है कि जो भी मित्र मुल्क है चाइना के, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या फिर कल को इवन रशिया हो, इन सब कंट्रीज को चाइना आराम से ये जो SLC-18 रेडार है ये दे देगा। और इससे सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है यूएसए को, क्योंकि यूएसए की मिलिट्री पावर का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है इनकी सैटेलाइट्स। इंडिया पाकिस्तान के केस में आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो एज है सैटेलाइट्स का, ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अब यहां पर आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, अच्छा एक बात बताओ, अभी के लिए एज ऑफ नाउ भारत के पास टोटल कितनी सैटेलाइट्स हैं अंतरिक्ष में? इसको लेकर हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ये कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि इसरो के पास आज के समय टोटल 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है। ये सारी सैटेलाइट्स इसरो ऑपरेट नहीं करता, इनमें से कई सैटेलाइट्स आपको मिलिट्री के पास मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो 53 नंबर है ना, इसमें से बहुत सी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, मतलब कि कोई मैपिंग में उनका रोल होता नहीं है। अगर हम बात करें मैपिंग की, तो प्राइमरली 21 हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं मैप्स बनाने में। तो टोटल हमारी जो 21 सैटेलाइट्स हैं ना, इनको टारगेट करना है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का प्लान ये है कि ये जो रेडार है ना चाइना का, ये पाकिस्तान की वेरियस लोकेशंस में ये डिप्लॉय कर देंगे। उससे होगा क्या कि मान लो जैसे ही इंडिया की सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही है, तो जहां पर इंडियन सैटेलाइट की मूवमेंट है इसकी जानकारी मिल जाएगी पाकिस्तान को। तो आप कह सकते हैं उस वक्त ये अपनी मिलिट्री की मूवमेंट रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या जानकारी मिल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट के बारे में, ये बात पाकिस्तान को भी पता लग जाएगी। तो आप कह लीजिए जो हमारा एज है ना, ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा चाइना की इस मदद के बाद। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये भी पूछोगे कि भारत की अगर टोटल सैटेलाइट्स 53 के आसपास है, 53 55 के आसपास आप कह सकते हैं, तो चाइना के पास कितनी है? चाइना हमसे कोसों आगे है। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर हम बात करें अभी जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं इन ऑर्बिट, चाइना की 500 के आसपास है। बीच में जो ये दौर आया था ना कोविड-19 का, जिसकी वजह से इसरो ने बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च डिले कर दिया, ये मैं कहूँगा बहुत पेनफुल था। मैं ये वर्ड यूज करता नहीं हूं, मगर वो सब देख के मुझे बहुत दर्द हुआ। इसरो का एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, लगातार हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे थे, फिर कई साल हमने आप कह लीजिए बिल्कुल गवा दिए, काफी टाइम वेस्ट हो गया हमारा। और वैसे आप अगर सोच रहे हो वेट, यूएसए के 3000 के आसपास सैटेलाइट्स हैं, तो इसमें से बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं ये इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी की है, तो प्राइवेट सैटेलाइट्स यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेगी। ये अज्यूम मत कर लेना कि जो 3000 की 3000 सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे यूएसए की, ये सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है जो मैप्स बनाती हैं। मगर चाइना का जो ये SLC-18 है,
ये बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी करता है इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के सामने भी, क्योंकि चाइना ने पहले बोल दिया है कि स्टारलिंक कंपनी को कभी भी चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिस तरीके से यूएसए ने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया है यूक्रेन की मदद करने के लिए अगेंस्ट रशिया, ये कभी भी चाइना नहीं होने देगा ताइवान की वॉर के दौरान। तो चाइना का प्लान ये है कि मान लीजिए कल को 2-3-4 साल बाद कभी भी जब चाइना आक्रमण करता है ताइवान को और ताइवान के पास उस वक्त इंटरनेट की आती है कमी और इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं स्टारलिंक से प्रोवाइड करूंगा इंटरनेट ताइवान को, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर चाइना अपना SLC-18 कर देगा एक्टिव। उससे जो अमेरिकन सैटेलाइट्स है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी चाइना को, और फिर चाइना इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में कर सकता है डिस्ट्रॉय, क्योंकि आपको पता होगा भारत और चीन दोनों के पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा ठीक है, कई देश हैं जो आज के समय अंतरिक्ष में सैटेलाइट को कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, उसमें यूएसए है, रशिया है, इंडिया, चाइना भी है, मगर पाकिस्तान तो नहीं है ना। आप अगर पाकिस्तान का केस देखो तो ठीक है, चाइना के रेडार से इनको पता लग जाएगा कि भारत की सैटेलाइट कहां पर है, कहां पर कर रही है ये मॉनिटर, उसके बाद तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता ना। देखिए मैं ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो थिंक टैंक्स है, मिलिट्री थिंक टैंक्स, ये बहुत ही लंबे समय से इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉन काइनेटिक तरीका क्या हो सकता है भारत की सैटेलाइट्स को रोकने का। मैंने ओवर द ईयर्स बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी है पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की जो ये पब्लिश करते हैं ऑनलाइन पब्लिक के लिए। वहाँ पर कई बार लिखा होता है कि भारत की जो सैटेलाइट्स है ये बहुत ही बड़ा सरदर्द है पाकिस्तान के लिए। इंडिया पूरा आप कह सकते हैं पाकिस्तान का एक कंप्लीट मैप मिनट बाय मिनट तैयार कर सकता है और पाकिस्तानी मिलिट्री को छुपने की जगह मिलेगी नहीं। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि कुछ इंडियन सैटेलाइट्स को ये अटैक कर दे या फिर कुछ समय के लिए बंद कर दे, ताकि इंडिया को प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिल पाए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कौन सा मिसाइल लॉन्च कर रहा है और ग्राउंड एक्टिविटी पाकिस्तान में क्या हो रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे नॉन काइनेटिक कौन सा तरीका होता है एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने का। देखो, एक तो होता है जी काइनेटिक, जैसे भारत ने आपको बताया होगा जब हमने एसैट मिसाइल लॉन्च किया था, खुद की सैटेलाइट दुनिया को डिस्ट्रॉय करके हमने ये दिखाया कि ये हमारे पास क्षमता है। हम अपनी पुरानी सैटेलाइट जो हम इस्तेमाल नहीं करते वो डिस्ट्रॉय करके दुनिया को बता रहे हैं कि कल को अगर जरूरत आन पड़ी तो किसी भी कंट्री की सैटेलाइट इंडिया कर सकता है डिस्ट्रॉय। तो ये तो हो गया काइनेटिक तरीका। नॉन काइनेटिक तरीके में आप कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट करते नहीं है। इसमें देखिए पाकिस्तान कोशिश करेगा साइबर अटैक पर, इलेक्ट्रॉनिक अटैक पर, और बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं काफ़ी बार ना ग्राउंड पे अगर आपको पता है कि बिल्कुल आपके ऊपर एक सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को आप छलावा भी दे सकते हैं, आप स्पूफिंग कर सकते हैं, जैमिंग की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब पाकिस्तान का प्रयास रहेगा कि नॉन काइनेटिक सोर्सेज से ये कुछ समय के लिए इंडिया की सैटेलाइट्स को कमज़ोर कर दे। तो स्पेस की फील्ड में लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करने के मामले में चाइना कमिटेड है। नाउ इंडिया के पास क्या ऑप्शन आती है? मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि एटलीस्ट क्वाड सैटेलाइट्स का डेटा तो साथ में शेयर करना स्टार्ट कर दे। अभी देखो मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ कि जो क्वाड कंट्रीज हैं इन्होंने साइन किया सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम मॉनिटरिंग इनिशिएटिव। इसमें जी क्या होगा कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है जिसमें प्रशांत महासागर आता है, हिंद महासागर आता है, वहां पर जी अगर मान लो कोई शिप है वहां पे उसको हाईजैक हो गई, कोई आपदा आ गई, तो वहां पे क्वाड कंट्रीज मिलकर उस शिप की मदद करेगी। ये काफी नहीं है। अब मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि मिलिट्री सैटेलाइट्स का डेटा क्वाड कंट्रीज आपस में शेयर करना स्टार्ट कर दे। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव स्टेप होगा। वैसे देखो इंडिया ने बेका एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर रखा है यूएसए के साथ, जिसके अंडर यूएसए अपनी सैटेलाइट का जो डेटा ये प्रोवाइड कर सकता है भारत को। मगर आपको अगर इंडो पैसिफिक में एक प्रॉपर तैयारी रखनी है, चाइना को प्रॉपरली काउंटर करना है, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इनको काउंटर करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मिलकर कोऑपरेट करो। क्योंकि एक तरफ देखिए पाकिस्तान और चाइना मिलकर बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं मिलिट्री सैटेलाइट की फील्ड में। लगातार ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की जो एज है स्पेस में कंपेयर टू पाकिस्तान, इसको ये काउंटर कैसे करेंगे। तो मैं कहूंगा आने वाले 2 से लेकर 3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हमें 3 स्टेप्स पे फोकस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इसरो के रीयूजेबल रॉकेट तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और सैटेलाइट्स हमको लॉन्च करनी होगी। जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं इनको अब तैयार करने का समय आ चुका है ताकि ये भी सैटेलाइट लॉन्च करे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर हमें बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर सैटेलाइट नेटवर्क, ताकि कल को अगर मान लीजिए चाइना ये रेडार जो देता है पाकिस्तान को, इसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इंडियन सैटेलाइट को करने के लिए डिटेक्ट, मगर इनके सामने प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारे और देश भी होंगे जो पाकिस्तान का डेटा जो है ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में।
में क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सी सैटेलाइट है जो भारत और फ्रांस ने मिलकर करी थी डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन जुगनू, SRMS-80 या फिर मेगाट्रॉपिकस या यूथसैट। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के पास सैटेलाइट सिस्टम, हमने एक वो भी पढ़ा था मैप के हवाले से, नेविक जो है वो मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा जदीद, बहुत ही ज़्यादा एक वो है, एक ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है सैटेलाइट्स की वजह से। फिर हमें इसरो का पता है कि इसरो ने कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, कितने चीपेस्ट, कितने चीपेस्ट, कितने सस्ते, कितने आला, कितने बेहतरीन, और आगे इनके फ्यूचर में बहुत सारे प्लान हैं। लेकिन ये भी सच है कि कोविड की वजह से बहुत सारे चीज़ें, दुनिया में हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी ड्यूरिंग द वीडियो, वैसे तो उन्होंने जवाब दे ही दिया। मैं भी ये सोच रही थी कि अगर पाकिस्तान यानी हम लोग मॉनिटरिंग कर भी लें तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, हमें पता चल गया कि यहाँ दुश्मन है, यहाँ दुश्मन है, यहाँ दुश्मन है, तो उसको हम डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते। और आखिर में भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, मुझे एक 100% वाला जवाब नहीं मिला कि जी हम 100% मार गिरा सकते हैं। नहीं, कम से कम नॉन काइनेटिक का मतलब मुझे जहाँ तक लगा है कि थोड़ी देर के लिए आप उसको नाकारा कर देना, थोड़ी देर के लिए कमज़ोर कर देना, ये हो सकता है। लेकिन डिस्ट्रॉय वाला वर्ड यूज़ नहीं करा प्रशांत धवन जी। देखें ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी चीज़ हो सकती है डिफेंस, सेफ्टी, अपनी मूवमेंट को चेंज कर देना, अपनी स्ट्रेटजी को बदल देना, कि अब पता चले कि जो हमारी अगर आर्मी कहीं मूवमेंट कर रही है तो अगर वहाँ से देखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि अब हमारी मूवमेंट बेकार है, उन्हें पता है। लेकिन ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कहता हूँ बहुत सारे अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में तरक्की, असला ज़्यादा से ज़्यादा बनना, वेपन्स ज़्यादा से ज़्यादा बनना, उससे जंग ज़्यादा होती है, यानी उससे जंग के खदशात बढ़ते हैं, उससे नुकसान बढ़ता है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इससे कम से कम ये होता है कि जंग के ख़तरात कम होते हैं। अब अगर आप नोट करो ना कि आपकी सारी चीज़ें उसको पता है, उनकी सारी चीज़ें आपको पता है, दिख रही हैं कि मूवमेंट क्या है क्या नहीं है, तो अगला बंदा कहेगा यार, मतलब अगला बंदा छुप के या अगला बंदा इस तरह वार करेगा या इस तरह से कुछ हरकत करेगा कि सामने वाले को पता ना चले, मिसाल के तौर पे। तो अगर ये चीज़ है कि यार आपकी हर मूवमेंट पे नज़र है हमारी, तो अगला बंदा कहेगा फिर मूवमेंट करूँ ही क्यों, बेकार है, क्योंकि इनकी तो हर चीज़ पर नज़र बनी हुई है। मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी छुप कर रहा हूँ, वो प्लानिंग बेकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का या इस फील्ड में तरक्की होने से सैटेलाइट सिस्टम में तो कम से कम मतलब इससे उल्टा थोड़े से पॉजिटिव असरात पड़ सकते हैं, मैं जहाँ तक समझ। अच्छा, मैं पिछले दिनों हमने ध्रुव राठी की भी वीडियो देखी थी जिसमें सैटेलाइट्स वगैरह के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में बात की गई थी, और इंडिया के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे भी बात की गई थी, अभी कितने हो गए, पास्ट में क्या क्या हुआ, सब कुछ बताया गया। लेकिन इस बारे में बात नहीं हुई थी, जो एक मुझे नई बात लगी। प्रशांत धवन जी ने अपनी वीडियो में बताया, इस बात का जिक्र किया, पेनफुल वर्ड जब उन्होंने यूज़ किया तो मुझे ये लगा कि बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कोविड के दौरान बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हमने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। हम बहुत सारी सैटेलाइट्स उस दौरान बना सकते थे। दूसरी बात, मुझे इंडिया की सबसे अच्छी बात जो ये लगती है वो ये लगती है कि कई बार हमने देखा है बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, तो उसमें ये बात लाजमी रखते हैं। एस जयशंकर को भी हमने देखा,
और भी बहुत सारे, मनमोहन सिंह को हमने देखा, मोदी जी को हमने देखा है बोलते हुए कि कभी भी हम पहल नहीं करेंगे। हमारे पास हम जितनी भी, हमारी मिलिट्री जितनी भी स्ट्रांग हो, हमारी नेवी जितनी भी स्ट्रांग हो, जर्री बहरी बर्री जो भी है, हर रास्ते से हमने अपने आप को मतलब कवर करके रखा हुआ है, अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को कि हम उसको दबा लेंगे या उसको धमका लेंगे या कभी भी उस पर धावा बोल देंगे। हम जब तक पहल नहीं करेंगे, जब तक सामने से पहल नहीं होगी, ठीक है। हम अपने आप को डिफेंस करने के लिए, हम अपना बचाव करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दुनिया के अंदर जो भी ममालिक हैं, जो हमसे कमतर या कमज़ोर ममालिक हैं, उन पर कभी भी धावा बोल दें, उनको कभी भी कब्जा लें, ज़बरदस्ती घुस के। जैसे हम चाइना का अक्सर सुनते हैं कि जी रशिया का हम सुनते हैं। तो ये वाली इनकी एक स्ट्रैटेजी या ये वाली इनकी एक थिंकिंग नहीं है, जो मुझे बहुत अजीम बड़ी थिंकिंग लगती है इनकी, कि जब तक सामने वाला हम पर हमला नहीं करता, जब तक वो हमारे साथ हालात नाखुशगवार नहीं करता, हम कभी भी पहल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ बहुत अच्छी ये मुझे लगी कि काइनेटिक तरीके से आए सामने, यानी कि उन्होंने अपनी पुरानी सैटेलाइट को तबाह बर्बाद करके दिखाया और उन्होंने बताया कि इंडिया के पास ये पावर है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी मुश्किल में आए, कभी उनको पता चल जाए मॉनिटरिंग के थ्रू कि जी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो उनके ऊपर हैं, जो उनको देख रही हैं, उनको वॉच कर रही हैं या उनकी पल पल की खबर प्रोवाइड कर रही हैं दूसरे दुश्मन ममालिक को, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक तरीका। नॉन काइनेटिक में ये है कि वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको कमज़ोर बनाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू, लेकिन बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। तो मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी परेशान कुन हो गई हूँ, मेरी सोच कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई वो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, एंटी सैटेलाइट वेपन नहीं है। दो चीज़ें मैं कहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो बार बार अक्सर वीडियोज़ में ऐसा देखने को मिलता है, ऐसी ही चीज़ें लिंक करती हैं पाकिस्तान, कभी अमेरिका से लिंक करता है तो कभी चाइना से लिंक करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान यहाँ नहीं होता तो क्या होता। पाकिस्तान अगर अपनी जो जोग्राफिया क्या कहेंगे, जियोग्राफिक पोजीशन जो है अगर ये नहीं होती तो मुझे यूँ समझ लो कि खौफ आ रहा है कि पता नहीं। और अच्छा, और शायद हम मेंटली तौर पे शायद सही दिशा में होते, शायद इस हम अपने पाँव पे खड़े होते, हम अपने बलबूते पे कुछ कर रहे होते, कुछ ना कुछ दुनिया को दे रहे होते, हमारा कुछ ना कुछ इनपुट होता लास्ट। एक ये चीज़ हो गई, शायद हम हो सकता है हमारा स्टार्ट ही बेहतर हो जाता। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने बचपन से पढ़ा है कि सैटेलाइट जो होती है वो पूरी घूमती रहती है। एक बंदे ने बड़ा बताया, मैं हैरान हो गया बड़ी डिटेल से। सैटेलाइट गिरती रहती है ज़मीन की तरफ। अच्छा। लेकिन ये है कि कह रहे हैं, उन्होंने इस तरह समझाया कि एक बॉल है, अगर आप थ्रो करते हो तो क्या होता है, बॉल गिर जाती है। नहीं, यूँ थ्रो करते हो, फेंकते हो ना, तो यूँ जाती है ना, ये देखें, ये देखें मेरे हाथ को देखें, यूँ जाती है ना। तो कह रहे हैं कि ये सैटेलाइट को यूँ फेंका गया ना तो ये यूँ गिर रही है। अब वो दुनिया पूरी गोल है तो ये गिरती जा रही है, मतलब यूँ गिर रही है मुसलसल, नहीं समझी। दुनिया जो है उसके अंदर एक वो है, कशिश है, खींचती है चीज़ों को। अब यूँ फेंकी गई चीज़ है ना जो वो मुसलसल ज़मीन की तरफ गिर रही है, लेकिन ज़मीन भी गोल है, वो गिरती गिरती गोल घूम रही है उसके आसपास। तो बड़ा एक थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है, समझा रहा था एक बंदा कि हम समझते हैं वो दुनिया की गिर्द घूम रही है, लेकिन वो असल में गिर रही है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था, इतने बड़े बड़े देशों से, इतने बड़े बड़े ममालिक जो हमारी इस चीज़ में लेकर बड़े से बड़े हमें वेपन्स देने के लिए तैयार हैं, बड़े से बड़ी सैटेलाइट्स देने के लिए तैयार हैं, बड़े से बड़े रेडार्स देने के लिए तैयार हैं, वो दूसरे मामलात में हमारी उस तरीके से मदद क्यों नहीं करते? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पर मतलब उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवांटेज है, बेनिफिट है। अच्छा, दुनिया का हर कंट्री का यही मामला है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ टच है, कुछ ना कुछ लिंक है, किसी न किसी बेनिफिट के लिए, किसी न किसी मामलात के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कोई लेन देन है, तभी वो उस मामले में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो दूसरी बात कर रही हैं वो गुर्बत की बात कर रही हैं। मैं नहीं, गुर्बत हो गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ों इन्वेस्टमेंट आ गई, वो सारी चीज़ों का ताल्लुक गुर्बत से हो गया, तरक्की से हो। चाइना आके इन्वेस्टमेंट कर दे, अमेरिका आके इन्वेस्टमेंट कर दे, बड़े बड़े प्लांट्स लगा दे, आईफोन हमारे पास भी लगवा दे, उसका एंड नतीजा क्या है? मामलात बेहतर हो, मुल्क तरक्की करे, गुर्बत ख़त्म हो, फंडिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, उससे वास्ता नहीं है ना किसी का भी। उसका पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव की तरफ पड़। आप मेरी बात सुने ना, वो जो बात आप सोच रही है ना
उसका वास्ता ना हमारे मुल्क के हुक्मरानों से है, ना चाइना को उससे की कोई वास्ता है। वो जो कीड़े मकोड़े जो लोग हैं ना, वो वही हैं जो रहेंगे। पाकिस्तान एक कंट्री है, पाकिस्तान को किस तरह से यूज़ किया जाए, बस वो ऊपर लेवल पे जो अपने मामला है, अपनी चीज़ें हैं, नीचे लेवल पे आप संभाल के रखो आवाम को, वो आपका हेडेक है। वो सड़ रही है, मर रही है, गल रही है। फेमस जुमला है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दूसरी चीज़ ये है, जनता की नहीं पड़ी। अगर ऐसा होता तो मैं हर किसी से एक सवाल करता हूँ कि चाइना ने कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ, अब चाइना वहाँ से बना के भेज रहा है, तो चाइना यहाँ पर ही कोई मटेरियल लगा के सारी चीज़ें, वो कहता कि मैं पाकिस्तान से रॉ मटेरियल फलाना मंगाता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो पाकिस्तान से जाती होगी, लेदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई रबड़ हो सकता है, कोई धागा हो सकता है, वो चीज़ चाइना जाती है, चाइना से बन के अपने पास आती है। शायद कोई रॉ मटेरियल होगा, प्लास्टिक होगा, कचरा होगा, चाइना हमारे से कचरा ले जाता है ना, आपको पता है? हाँ, पता है मुझे। तो चाइना कहता है कि जो चीज़ मैं पाकिस्तान से मंगा रहा हूँ वही चीज़ पाकिस्तान में ही फैक्ट्री लगा के उन्हीं लोगों को यूज़ करके उन्हीं को बेचूँ। जो चीज़ मैं अपने मुल्क में मंगवा कर सस्ते दामों और उससे कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैं क्यों ना पूरा प्लांट वहीं लगवा दूँ। चलिए चाइना को छोड़ दें, चाइना चला के, चाइना हमारा दोस्त कोई भी नहीं, यूएस की बात कर लेते हैं। यूएस के पास कमी है और हमारा अच्छा खासा ट्रेड है यूएस के साथ, अच्छा खासा, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। तो फिर देखो उस चीज़ से आवाम को फ़ायदा होना है, वो इन्होंने चाहना नहीं है, इन्होंने अपने मुल्क के हिसाब किताब से चलना है, अपने मुल्क को फ़ायदा देना है, सीधा सा ये मामला है। तो एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, दोबारा किसी और मेरे हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।